आज की कहानी तेलिन का रुमाल। इसे सुमे ने लिखा है। सुमे बड़ी तेजी से उभरती हुई लोकप्रिय बर्मी लेखिका हैं जो लगभग सारी विधाओं में लिख रही हैं। प्रस्तुत संग्रह में संकलित तेलिन का रुमाल उनकी एक बहुत प्रभावी कहानी है जिसे हम आज के भारतीय संदर्भ में भी देख सकते हैं। तेलिन का रुमाल। कंपाउंड के एक कोने में खेलते खेलते अचानक कुछ याद आया और जब मैं घर दौड़कर आया तो माँ घर के सामने एक खटिया पर बैठ चुकी थी। तेल वाले चमकीले कप्तान सिगरेट टीन के डिब्बे से पैसे निकाल रही माँ ने अलमारी से लोहे का एक प्लेट अचानक निकाला और चावल का पतीला खोल रहे मुझसे कहा, अरे कतूरे, तू खेल में इतना मगन हो गया है, जाओ तेल के कुएं में तुम्हारे लिए पकोड़े रखे हैं, मैं वापसी वापसी में खरीद लाई थी। मेरी माँ सारी सुबह 10-20 के लगभग तेल एक कुएं और सफ़ेद डिब्बों में डालकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूमते हुए बेचा करती थी। मेरी माँ सारी सुबह 10-20 के लगभग तेल एक कुएं और सफ़ेद डिब्बों में डालकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूमते हुए बेचा करती थी। इसके चलते उसके सिर के बाल पर चांदी का रंग आना शुरू हो गया था। माथे के ऊपर के केशों बीच बीच पसीने की चुहचुहाती बूंदें जल्द पूरे चेहरे को भिगोती छोटी छोटी नालियों के रूप में बहने लगती। जाओ जाकर पकोड़े ले आओ, माँ ने कहा। वह 10, 5 रुपए और 1 रुपए के नोटों को करीने से एक दूसरे के ऊपर रख रही हैं। मैंने तेल की ट्रे में से पकोड़े उठा लिए और भोजन की प्लेट में डालकर माँ के पास बैठ गया। लाल लाल टमाटरों को तेल में पकाकर बतख के अंडों की सब्जी तैयार की गई थी। उसमें मिली सब्जी के मसालों को मैं चावलों में सान कर खा रहा था। माँ ने जो पैसे इकट्ठे करके जोड़े थे उनमें से 5 रुपए के 1-2 नोट और पुराने कुछ नोट अलग कर दिए। बाकी 10 और 5 के कुछ नोटों को गोल कर मैंने जिस सिगरेट के टिन के डिब्बे का जिक्र किया था, जिसका रंग तेल जैसा चमक रहा था, वापस उसमें डालकर रख दिया। लो भाई, तुम्हारी फुटकर बिक्री भी कोई खास नहीं हुई और उधार लेने वालों ने भी बहुत ले लिया। यह कहकर खटिया के सिरहाने के से उसने पिताजी की एक पुरानी लुंगी से मुंह और गर्दन से बहते हुए पसीने की बूंदों को साफ किया। इस दृश्य और इस आवाज को हर रोज सुनने वाला मेरे सिवा वहां और कौन था। सुबह होते ही ट्रे का ट्रे उठाकर बाजार में बेचने जाने और दोपहर के समय जब तेज गर्मी में सिर से लेकर पैरों तक पसीना बह रहा होता, ऐसे वक्त लौट आने वाली माँ पर मुझे बड़ा तरस आता। सिगरेट के टिन के डिब्बे में रखी अपनी मूढ़ी को निकालने के बाद जो लाभ हुआ था वह सिर्फ 5 रुपए और 2 रुपए के नोटों में ही सिमट गया था। मेरी माँ को कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता था। पसीने में डूबी अपनी ऊपर वाली सफ़ेद इंजी को माँ ने उतार फेंका। उसके बाद लुंगी को सीने तक उठाकर पहना और नीचे पहनी जवारी को उतारकर चारपाई के सिरहाने के खंभे पे टांग दिया। लंबे हैंडल वाला पंखा लेकर पास पड़े लकड़ी के गोल टुकड़े को खींच लिया और सिरहाने के नीचे रखकर पूरी तेजी से अपने आप पर हवा करने लगी। माँ ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन लगता था वह सोई नहीं। मैंने भोजन करते हुए कहा, माँ, लाभ तो हुआ नहीं, तू बिना फायदे के इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करती है? तू क्यों तेल बेचना बंद नहीं करती? माँ की बंद हुई आंखें अचानक खुल गई। अरे कतूरे, जब यह तेल बिकता है तेरी दीदी स्कूल जा सकती है, तुम लोग अच्छी तरह रह सको, इसके लिए मैं अपने सिर पर सारा बोझ उठाती हूँ। मोहल्ले मोहल्ले घूमकर तेल बेचती हूँ। जानते हो, सारा प्रताप इसी तेल के कुएं का है। माँ ने पूरी वेदना से यह बात कही। मैंने कहा, माँ, तू सदा यही कहती रहती है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं हुआ। मैंने अपनी ओर से अपनी गुहार माँ के सामने रखी। माँ अचानक उठकर बैठ गई और दिखावे के लिए हल्की सी चपत बनाकर धीरे धीरे मुझे मारते हुए बोली, अरे अब तो तुझे बहुत बोलने की आदत हो गई है। मोहल्ले में उधार रह गया है और तेल के टीन में तेल बच गया है। इनमें इनसे हमें और भी पैसे मिलेंगे। फिर घर की सब्जी को बतख के अंडे के साथ तेल में पकाया गया है। यह तेल भी तो उसी कमाई का हिस्सा है। माँ यह कहकर मुस्कुराने लगी।
मैंने एक हाथ में भोजन की प्लेट को थाम कर माँ के सीने पर अपना सिर रख दिया। माँ ने सीने से चिपटाकर मुझे प्यार किया। दीदी, जो अब 9वीं कक्षा की छात्रा थी, उसे घड़ी चाहिए थी। वह घड़ी के लिए जिद कर रही थी। पड़ोस वाली दीदी ने भी 300-400 रुपए वाली एक घड़ी खरीदी थी। उनका परिवार मांडले के नामी गिरामी बाजार में दूसरे मजदूरों के साथ मजदूर के तौर पर काम करते थे। जब दीदी घड़ी के लिए जिद कर रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। जिस परिवार के सदस्यों को हर रोज माँ की मुसीबतें दिख रही हो, सुनाई दे रही हों, उनके लिए 300 रुपये कहाँ से आएंगे, यह सोचकर मैं दुखी हो रहा था। उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों में मोखा से कोई चाचा आए। वे सुनार थे। उनके पिता ने जिक्र किया कि बड़ी बेटी को 300 रुपये वाली एक घड़ी खरीद कर देना चाहता हूँ। चाचा ने उन्हें टोका और कहा, आप कमाल करते हैं भाई साहब। आज के ज़माने में जो लोग 300 रुपये की घड़ी पहनते हैं वो तो बड़े गरीब लोगों में गिने जाते हैं। यह 2-4 दिनों में ख़राब होने वाली घड़ी होती है, फिर दूसरी घड़ी खरीदनी होती है। अगर दोबारा न खरीद सके तो इससे बढ़िया है कि एक ही बार में अच्छी घड़ी खरीद लें, वह बहुत लंबे समय तक चलेगी। उनकी बात सुनकर पिता और चाचा घर के अंदर चले गए और आपस में खुसर फुसर करते रहे। दीदी जब स्कूल से वापस लौटी तो वह चाचा की साइकिल के पीछे बैठकर बाजार चली गई। जब वह लौटी तो अपनी कलाई पर नई घड़ी पहनी हुई थी। वह टिटोनी घड़ी थी। चाचा ने कहा था, इसके 725 रुपये लगेंगे। इसके बाद चाचा ने एक रसीद और कुछ पैसे पिताजी को दे दिए। भाई साहब, 25 रुपये बच भी गए हैं। चाचा ने यह बात कही। उनकी बातों से मेरी समझ कुछ नहीं आया। मेरे लिए ऐसी बातें समझना बहुत कठिन था। मैं तो घड़ी के बारे में हैरान और अवाक था। 750 रुपये! उस समय मैं 8वीं कक्षा में था। शायद मेरे कदम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। सामने पूरब दिशा में पिताजी काम किया करते थे। उस घर का मालिक तेल का मिल का मालिक था। उसका बेटा किसी कॉलेज का विद्यार्थी था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो मेरी और उसके आमने सामने मुलाकात हो गई। वह अपनी कार से कॉलेज जाया करता था। आज उसकी कार को क्या हुआ पता नहीं। वह बस में स्कूल गया था। शायद बस से ही लौट रहा था। तभी उसकी भेंट मुझसे हो गई थी। हम लोग टलना बाजार के पास मिले थे। उस समय सुबह वाली बारिश से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। सफ़ेद लुंगी के ऊपर भूरे रंग की डिज़ाइनों वाला छापा था। वह शंख मार्का लुंगी थी। उसने चौड़ी चौड़ी सिली गई कैप, जिसे बर्मा में नान रोटी कैप कहते हैं, पहन रखी थी। उसने 3-4 किताबें थामी थी। हो सकता है स्कूल की ही पुस्तकें हों। दूसरे हाथ में चौड़े हैंडल वाली एक फोल्डिंग छतरी थी। मुझे उसकी नान रोटी वाली कैप और चौड़ी हैंडल वाली फोल्डिंग छतरी काफ़ी पसंद आई थी। हमारे घर के पास ही एक दर्जी की दुकान थी। मैंने बड़ी प्रार्थना करके कपड़े का एक टुकड़ा उससे लिया और 28वीं गली में टोपियों के स्टोर में नान रोटी कैप सिलने को दे दिया। फोल्डिंग वाली छतरी के लिए मैंने माँ से बहुत जिद की कि वह मुझे खरीद कर दे। जब कभी माँ बाजार से तेल बेचकर लौटती तो वह बहुत दुखी दिखती। उसकी बातें हमेशा मेरे कानों में पड़ती थी। इसके बावजूद मेरी आंखों से तेल के मालिक का जो पहनावा था वह नहीं निकल रहा था। माँ ने यह कहा कि अगर छतरी लेनी है तो वह छतरी खरीदो जो कई साल इस्तेमाल करती आई हूँ। छोटे हैंडल वाली शुतुरमुर्ग मार्का महिला छतरी। लेकिन मैं आकर्षित था चौड़े हैंडल वाली फोल्डिंग छतरी से। एक दिन ठीक ऐसे समय बारिश हुई जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। मैंने सिर पर बचाव के लिए कुछ भी नहीं लिया और स्कूल जाने लगा। अरे छतरी ले जा, बारिश में कैसे जाएगा? माँ ने पुकार कर कहा। माँ, तुम्हारी छतरी कोई फोल्डिंग छतरी है, मैंने उत्तर दिया। उस दिन न जाने क्यों मुझे याद नहीं कि कारण क्या था। उस उत्तर के बाद माँ तेल बेचने के लिए बाहर निकल नहीं पाई। अचानक माँ ने अपनी शुतुरमुर्ग मार्के वाली छतरी ली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाजार ले आई। वहाँ दक्षिण छोर की एक दुकान में से एक फोल्डिंग छतरी खरीदी गई।
जब छतरी के लिए पैसे देने की बात आई तो माँ ने अपनी इंजी के अंदर वाली पॉकेट से प्लास्टिक का एक बंडल निकाला। कई बार मोड़कर बड़ी खस्ता हालत में पहुंचे उस बंडल को खोलने पर उसमें से 10 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकली। उसमें से एक एक कर माँ ने वो नोट गिने और मेरे हाथ पर रख दिए। कुल 12 नोट थे। मैंने अनुभव किया कि 10 रुपए के नोट माँ के तेल वाले हाथों से बार बार गिनने के कारण चिकट हो गए थे और उनमें से तेल की खुशबू भी आ रही थी। मुझे याद आया कि माँ के कैप्टन सिगरेट वाला टिन का डब्बा जब भी खुलता था उस वक्त जो महक होती थी वही यहाँ भी है। अब जाकर उन 10 के नोटों को दुकान के मालिक के हाथ पर रखते हुए मुझे जरा सा संकोच होने लगा। बाजार से लौटकर पसीना पहुँचते और वक्फ स्थल तक लुंगी बांधे घर के सामने एक छोटी सी चारपाई पर लेटी तेजी से पंखा झेलती माँ, वह पूरा दृश्य मेरे आंखों के सामने था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे हाथ में फोल्डिंग छतरी आ चुकी थी। तभी माँ की आवाज़ आई, क्या है बेटे, किस सोच में पड़ गए? पैसे तो पूरे हैं ना, दे दो। जब माँ ने दोबारा पूछा तो मैंने अपने हाथ में थामे हुए नोट दुकानदार के हाथ में रख दिए। लो बेटे, अब यह छतरी ओढ़कर सीधा स्कूल जाओ। यह कहकर निकल के हैंडल वाली एक पुरानी सी छतरी अपनी बाह के नीचे दबाकर टांटे बाजार की 28वीं गली की ओर माँ जब तक मुड़ नहीं गई मैं नई छतरी थामे उसे ध्यान से देखता रहा। उस दिन दीदी को 700 रुपये की घड़ी और मुझे 100 रुपये से अधिक की फोल्डिंग छतरी खरीद देने के कारण उधार बहुत चढ़ गया और इधर बिक्री भी अच्छी नहीं थी। इस तरह हमेशा खींच प्रकट करने वाली माँ के बारे में मुझे महसूस हुआ कि उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने मुझे छतरी के लिए जो पैसे दिए थे कैप्टन सिगरेट के डिब्बे से, शायद अब उस डिब्बे में पैसे ना हों। यह बात मैं सोचने पर मजबूर हो गया। एक दिन पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि पूर्वी कंपाउंड के तेल मालिक के पास जाओ और जल से उनकी पूजा करो, उनसे आशीर्वाद लो। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने गया तो उनकी बेटी, जिसका नाम मम्मा था, ने एक बड़ी सी बेज के बगल रखी तिजोरी से पिताजी के लिए वेतन और मेरे लिए मिठाई खाने को पैसे निकाल कर दिए। तब मैंने उस तिजोरी में रखी अनगिनत नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियाँ पहली बार देखी। तभी मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि तेल के मालिक को अपनी हैसियत के अनुसार बड़ी सी तिजोरी में रुपयों के बंडल रखने पड़ते हैं। हमारे घर में भी बेशक सिर पर तेल के कुएं रखने वाले एक तेली की हैसियत से पिताजी जिस लोहे के संदूक को ताला लगा कर रखते हैं उसमें जरूर नोटों की गड्डियाँ होंगी। जिस तरह तेल के मालिक ने लाखों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं उसी तरह सिर पर तेल बेचने वाली माँ के पास भी कम से कम हजारों रुपए जरूर होंगे। मैंने जो हिसाब लगाया था उसी हिसाब में मैं विचार करने लगा। इसलिए कुछ ही दिनों में तेल मिल के मालिक के यहाँ काम करने वाली मेज पर उधार को जो खाता था उसमें पिता के नाम 225 रुपये लिखे गए थे। मैंने जैसे 7वीं कक्षा के विद्यार्थी को चश्मा लगाना पड़ गया हो, उसका चश्मे में दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। उस दिन भी एक मित्र के साथ उसके पिता की दुकान पर मस्ती में ऑर्डर देने के साथ ही पैसे चुकाने की समस्या की शुरुआत हुई। मित्र का पिता 83वीं गली वाले बाजार में कमरे की दुकान में चश्मे बेचता था। वहाँ कई तरह के चश्मे के फ्रेम प्रदर्शित थे। ऐसा चश्मा जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पाया उसकी ओर काफ़ी आकर्षित हुआ। साधारण से फ्रेम को निहारते हुए उसे मैं हाथ से नीचे नहीं रखना चाहता था। मैंने जब शीशे में देखा तो ऐसा लग रहा कि यह मेरा पसंदीदा फ्रेम है। मैं उसी फ्रेम को लेना चाहता था। मेरी निगाहें उसी पर टिक गई थी। मेरे भावों को देखकर मित्र के पिता ने कहा, हाँ तुम पर बहुत जचेगा, ये फ्रेम अभी अभी बाहर से आए हैं। अगर यह फ्रेम तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें खरीदे हुए दाम पर ही दे दूंगा। मैंने उसका दाम पूछा, 225 रुपये। जब मैंने यह उत्तर सुना तो पिताजी वाले लोहे का संदूक दिखाई देने लगा जिसमें हमेशा ताला लगाया होता है। अगर उसमें रुपए पूरे न भी हों तो पिताजी के बंटोक के नीचे नोटों की गड्डियां हो सकती हैं। तेल के मालिक की तिजोरी में भी नोटों के बंडल पूरे भरे हुए थे ना। पिताजी के संदूक में भी कौन बता सकता है कि वहां नोटों की गड्डियां नहीं होंगी। संदूक को हमेशा ताला लगा कर रखने वाली बात ने मेरे सोच को इत्मीनान में बदल दिया था।
हल्के धुएं के रंग और घने काले तथा काली कतार में रखे प्लास्टिक के चश्मे के फ्रेम को मैं अब हाथ से देना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कहा, जनाब हम यही फ्रेम लेंगे, लेकिन आज मैं पैसे नहीं लाया, कल मैं पैसे लेकर आऊँगा, यह मिल जाएगा ना? दोस्त के पिता ने मेरी पीठ को ठोक कर कहा, अरे भाई ले जाओ ले जाओ, इस माल की कीमत काफ़ी है। अगर आज तुम नहीं ले जाओगे तो मैं कल की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यह बचेगा या नहीं, इसलिए ले जाओ। उनकी आज्ञा पर मैंने चश्मे का वह फ्रेम ले लिया। मैं जब घर पहुंचा तो माँ तेल बेचकर वापस लौटी थी। भोजन करते हुए मैंने माँ को बताया कि मैं चश्मा उधार ले आया हूँ। मैंने सोचा माँ अभी पिता के लोहे की संदूक का ताला खोलकर नोटों की गड्डी में से 225 रुपये मुझे दे देगी। यह सुनते ही अचानक माँ अपनी छाती पीटने लगी। क्या गुल खिला रहे हो बेटे? हम लोगों के पास पैसे कहाँ हैं जो हम तुम्हारे चश्मे की कीमत चुका पाएं? अरे कोई सौदा हमसे पूछकर तो तय किया करो। अब हम ये 225 रुपये कहाँ से लाएंगे? माँ जोर जोर से छाती पीट रही थी। क्या तुमने कोई पैसा जमा नहीं किया? मैंने जब यह सवाल किया तो माँ ने रोते हुए उत्तर दिया, बेटे तुमको मालूम है कि जो पैसे हमें मिलते हैं उससे खाने का पूरा खर्च निकलता भी है या नहीं? यह तुमने कभी पूछा है? रही पैसे जमा करने की बात, वह तो बहुत दूर की बात है। माँ अपने दुख और वेदना से न जाने क्या क्या बोल रही थी। जैसे ही पिताजी काम से लौटे तो माँ ने शिकायत से उनका स्वागत किया और बोली, आज आपको तेल की जो रकम मालिक को देनी है वह नहीं दी जा सकेगी। आप उधार के खाते में अपना नाम चढ़ा लीजिए और अपने मालिक से बता दीजिए आपका बेटा एक कीमती चश्मा उधार लेकर आया है और 225 रुपये कीमत बता रहा है। जैसे ही माँ ने यह बात जताई पिताजी का मुंह उतर आया। उन्होंने क्रोध से मुझे घूर कर देखा। वह बात कम करने के आदी थे। उनके द्वारा क्रोध में लिया गया चटकारा बड़ी बड़ी और मोटी मोटी गालियों से ज़्यादा भारी और भयंकर था। मैं कुछ कहने जा रहा था लेकिन बीच में रोक दिया। मैंने बीच में ही भोजन समाप्त कर दिया और प्लेट धोने के बाद हाथ धोए। जब नैपकिन खोजा तो फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े के कुछ टुकड़े ही मिले। उसके बाद जब माँ की ट्रे को देखने गया तो मुझे पीले रंग वाले डिब्बे का कछुए का ढक्कन वहां दिखाई दिया, साथ ही रुपहली चमक वाला कैप्टन सिगरेट का टिन का ढक्कन और पास ही एक साफ सुथरा रुमाल मिला जिसे अच्छी तरह तह कर रखा गया था। मैंने वह रुमाल उठाया, उससे अपने हाथ पोंछे और जैसे ही वह तहा कर रखा गया था उसी तरह रखकर चुपचाप वापस चल दिया। अभी जो लेडीज वॉच मैंने डाल रखी है इसकी कीमत 9,000 रुपये है। जब यह बात कही गई तो मेरे बेटे और बेटियां हंसने लगी। अभी जो लेडीज वॉच मैंने डाल रखी है इसकी कीमत 9,000 रुपये है। जब यह बात कही गई तो मेरे बेटे और बेटियां हंसने लगे। यह घड़ी तुम्हारे पिता को तुम्हारी आंटी से मिली थी। जब तुम्हारी आंटी ने घड़ी लेने की जिद जो तुम्हारी दादी को खानदानी केस में रखी सोने की कंघी बेचकर वह घड़ी खरीद दी थी। वह कंघी एक टिक्कल की थी। उस जमाने में सोने की एक टिक्कल की कीमत 750 रुपये हुआ करती थी। अब सोने की एक टिक्कल की कीमत 10,000 रुपये है, इसलिए मेरी घड़ी कम से कम 9,000 रुपये की तो होगी। भोजन के हाथ से रोककर जब पिता ने यह समझाया तब बेटा और बेटी ने कहा, इसका मतलब है कि अब भी माँ ने हम लोगों के लिए अपनी माँ के सोने के कांटे बेचकर घड़ी खरीदी। उन्होंने बेहिचक ऐसा कहा। इस साल बारिश में घर की छत डालनी पड़ी थी, इसलिए माँ के सोने के कांटे पहले ही बेचने पड़े थे और यह सोचकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने चश्मे के मोटे मोटे पावर वाला शीशा बदल लिया था और अभी तक वही चल रहा था। फ्रेम बदलने की जगह मैं अपने बेटे के लिए सोचता हूँ कि उससे सादी छतरी और बेटे के लिए सतुरमुर्ग मार्के वाला एक छाता ला कर दूँ। इसमें मुझे अधिक दिलचस्पी थी। यह सोचकर मैंने भोजन समाप्त कर दिया और बाहर बड़ी चिलमची में हाथ धोए। क्या बात है बड़े भाई साहब, सब्जी पसंद नहीं आई क्या? आपने बहुत कम खाना खाया। यह बहन का प्रश्न था और उसके अनुकूल ही मैंने सिर हिला दिया। उससे नज़र बचाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी माँ भोजन करती करती बोली, क्या बात है, क्या नैपकिन खो गया है? आज मुझे भी ज़्यादा फुर्सत नहीं मिली। नैपकिन धोने में काफ़ी साबुन घिसता है,
इसलिए उसने सूखी हुई लुंगी कहाँ है यह बात कही और मैं माँ के चेहरे को दोबारा पढ़ने लग गया। थैंक यू सो मच। इसका लास्ट पार्ट जहाँ तक मुझे लगा है वो फ्यूचर के बारे में, जब वो वही कहानियाँ अपनी बचपन की दोबारा से बता रहा है और कैसे वही खाना खाना, भोजन करना उसकी माँ का, और अब उसके लिए वो रुमाल अब ज़्यादा मुश्किल है बट वो लुंगी शायद उसके लिए ज़्यादा इजी थिंग है, एज यू अर्न मनी मे बी। एनी हाउ, थैंक यू सो मच।